नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, अगले साल यानी 2024 में यूएसए में होने वाला इलेक्शन, और इस इलेक्शन के लिए दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अभी तक उनने अपने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस नहीं किया है। लेकिन बहुत से लोगों ने दोनों पार्टी में बिड किया है, जिसमें से रिपब्लिकन पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो पर्सन का नाम सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है कि ये हो सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2024 के इलेक्शन के लिए। यानी कि इन दोनों में से जिसे रिपब्लिकन पार्टी चुनेगी उनके नाम पे फिर इलेक्शन लड़ा जाएगा रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा। ये दो नाम है, निकी हेले और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप जो है उन पे मल्टीपल एलिगेशन होने की वजह से उनके चांसेस काफी कम ही बताए जा रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी उनको चुनेगी एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इसीलिए ज्यादातर जो चांसेस है वो बताया जा रहा है निकी हेली का। और बाकी सारे लोग जिनने बिड किया था रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए उनको बताया जा रहा है कि वो सब उतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है। सारे क्राइटेरिया जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं उसको मैच नहीं करते हैं। अब ये जो निके हेले हैं, जो कि चांसेस है कल को यूएसए की प्रेसिडेंट भी हो, इनने हाल में ही एक एडिटोरियल लिखा था एक न्यूज़पेपर में, जिसमें इनने कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाती हूँ तो एक भी पैनी, एक भी छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा यूएसए से। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी कंट्री को भी जिनको एड देता है यूएसए, उन सब के बारे में इनने यही कहा है कि अगर ये प्रेसिडेंट बनती हैं तो जैसे ट्रंप ने पाकिस्तान को एड देना बंद कर दिया था, वैसे ही ये पाकिस्तान के साथ तो करेंगी भी, बाकी सब कंट्रीज को भी जो एड देता है यूएसए उनको बंद कर देंगी। इसके अलावा ये अगर प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो ये एक और नाम होगा इंडियन ओरिजिन के उन लोगों के लिस्ट में जो कि किसी कंट्री को हेड कर रहे हैं। इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लीडर हैं इंडियन ओरिजिन के जो आज के टाइम में किसी कंट्री को हेड कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आप लोग को कि ये जो पूरी पाकिस्तान की सिचुएशन है, इसमें क्यों मजबूरी में इंडिया को ही हेल्प करनी पड़ जाएगी पाकिस्तान की। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले निकी हेले जो हैं ये यूएसए के साउथ कैरोलिना प्रोविंस की गवर्नर रह चुकी हैं 2011 से लेकर 2017 तक। आपने हो सकता है इन लोग को यूनाइटेड नेशन में देखा होगा। ये यूएसए की परमानेंट एम्बेसडर भी रह चुकी है यूनाइटेड नेशन में। पेम्बर्ग साउथ कैरोलिना में इनका जन्म हुआ था और इनके माता पिता जो थे वो अमृतसर से थे। इनके पिता का नाम था अजीत सिंह रंधावा और माता का नाम था राज कौर रंधावा। जब ये गवर्नर बनी तो इनने कई रिकॉर्ड भी बना लिए थे। ये यंगेस्ट गवर्नर थी कंट्री की और साउथ कैरोलिना की फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। और पूरे यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड ऐसी गवर्नर थी जो कि इंडियन डिसेंट की हो। इससे पहले बॉबी जिंदल एक इंडियन डिसेंट के थे जो गवर्नर बने थे लुजियाना प्रोविंस के। और अब इसके बाद निके हेले जो है इनका टारगेट है प्रेसिडेंट बनने का। रिपब्लिकन कैंडिडेट के लिए ये बिड कर रही है। और यूएसए में ऐसे तो देखो अभी तक कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है, लेकिन हाल में 2021 के एंड में जो बाइडन अपना इलाज कराने गए थे तब लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, उनने प्रेसिडेंट का पदभार संभाला था। ये कमला हैरिस भी आप लोग को पता होगा इंडियन ओरिजिन की ही वुमेन है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर इस 1.5 घंटे को हटा दे तो अभी तक कोई भी यूएसए की फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन अब ये निकी हेले अपना लक ट्राई करना चाह रही हैं। और इनके अगर हम लोग सोच की बात करें कि किस तरीके के विचार ये रखते हैं, तो बाकी रिपब्लिकन लीडर की तरह ही ये भी फॉरेन पॉलिसी के मामले में काफी एग्रेसिव स्टांस रखती हैं। नॉर्थ कोरिया मिसाइल क्राइसिस 2017-18 में जो हुआ था जब लगातार नॉर्थ कोरिया एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट करते जा रहा था, जिसकी वजह से यूएसए के साथ नॉर्थ कोरिया के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। उसमें इनने मिलिट्री का यूज करने के आइडिया को एडवोकेट किया था कि हम लोग को अपनी मिलिट्री भेजनी चाहिए नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, अगर नॉर्थ कोरिया नहीं रुकता है और मिसाइल टेस्ट करने से। तो उसके अलावा जैसे ट्रंप ने पूरा सपोर्ट किया था इजराइल को, जेरूसलम को रिकॉग्नाइज कर लिया था कि वो कैपिटल है इजराइल की, वैसे ही विचार ये भी रखती हैं। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसमें से आप लोग को पता होगा कि ट्रंप ने यूएसए को एग्जिट कर लिया था, और ये भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसको क्रिटिसाइज करती हैं कि वो इजराइल के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा चला रहा है। और ऐसे कंट्रीज को अपने अंदर एडमिट कर रखा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती हैं। दरअसल होता क्या है ना, यूएसए में जब भी किसी रिपब्लिकन पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो वो यूएसए को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर निकाल लेता है, और फिर दोबारा उसके बाद जब कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो वो यूएसए को दोबारा इसके अंदर ले आता है। ऐसा ही देखा गया जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। उनने डिसाइड किया था कि यूएसए यूनाइटेड नेशन
नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को छोड़ देगा। और फिर उसके बाद जब ओबामा प्रेसिडेंट बने, उनने दोबारा इस काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। और फिर जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने, रिपब्लिकन पार्टी से थे ट्रंप, तो उनने फिर से इससे एग्जिट कर लिया। फिर जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं तो 2021 में दोबारा यूएसए ने इस काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। तो ये सब चीज पहले से चलता आ रहा है यूएसए में। रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर होते हैं वो इस काउंसिल पे इल्जाम लगाते हैं कि इसने मौकरी बना दिया है ह्यूमन राइट को। ये काउंसिल वेनेजुएला, वियतनाम, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, इन जैसी कंट्री को अपने अंदर एडमिशन देता है, जबकि ये कंट्रीज वो कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन करती हैं। और ये जो काउंसिल है, इनका कहना है कि सिर्फ इजराइल के अगेंस्ट में एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा चलाता है, और कहीं भी ह्यूमन राइट का वायलेशन अगर होता है तो वो इस काउंसिल को नहीं दिखता है। इसीलिए ये जो एडिटोरियल निकी हेली ने लिखा है, इसमें इनने साफ कहा है कि ये अगर प्रेसिडेंट बनती है यूएसए के, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को जितना भी एड यूएसए देता है उसको बंद कर देंगी और खुद को इससे बाहर निकाल लेंगी। इस एडिटोरियल में ये बताती हैं कि यूएसए जो है वो लास्ट ईयर 46 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल एड दे चुका है फॉरेन कंट्रीज को। और ये जो 46 बिलियन दिया है यूएसए ने, ये टैक्स पेयर का पैसा था जो कि उन कंट्रीज को दिया गया है जिनमें से बहुत सी कंट्री यूएसए के अगेंस्ट काम करती हैं, यूएस के अगेंस्ट वोट करती हैं यूनाइटेड नेशन में। इसीलिए ये कहती हैं कि जो टैक्स पेयर्स है वो ये डिजर्व करते हैं कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनका जो हार्ड अर्न मनी है वो आखिर जा कहाँ रहा है। ईरान के बारे में ये बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में ईरान को टोटल 2 बिलियन यूएस डॉलर की एड दे चुका है यूएसए। जबकि ईरान में देखने को मिलता है दैट टू अमेरिका के नारे लगते हैं, वो लोग यूएसए के ट्रुप पे अटैक करते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि ईरान पे तो यूएसए 1995 से ही एम्बार्गो लगा रखा था, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके चलते, ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोकने के लिए। लेकिन 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ P5 प्लस जर्मनी कंट्री के साथ ईरान का। ये P5 कंट्री आप लोग को पता होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिनके पास परमानेंट मेंबरशिप है वही कंट्रीज हैं ये। यूएसए, फ्रांस, यूके हो गया, चाइना हो गया, रशिया, ये 5 कंट्री प्लस जर्मनी, ये सब मिलकर ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती हैं जिसका नाम होता है JCPOA, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान कहता है कि ठीक है हम लोग उतनी तेजी से अपना जो यूरेनियम का इनरिचमेंट है उसको नहीं करेंगे। और इसके बाद 2016 में यूएसए एम्बार्गो हटा देता है ईरान से और फिर ईरान के साथ ट्रेड करना शुरू करती हैं सारी कंट्रीज। लेकिन फिर क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं यूएसए के और वो और भी ज्यादा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं। वो यूनिलैटरली इस एग्रीमेंट से बाहर निकाल लेते हैं यूएसए को और दोबारा ईरान पे 2018 में सैंक्शन लगा देते हैं। उसके बाद से ही ईरान के साथ यूएसए के रिलेशन बिगड़ने लगते हैं और उसके बाद 2020 में कासिम सुलेमानी जो कि ईरान के एक कमांडर थे वो मारे जाते हैं यूएसए के एक अटैक में, जिसके बाद से ये जो रिलेशन थे ये और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। उसके बाद कई बार ईरान जो है वो यूएसए के ट्रुप पे अटैक कर चुका है और उसी के बारे में निकी हेली जो है ये कहती हैं कि ईरान हमारे ट्रुप पे भी अटैक करता है और हम लोग उसे एड भी प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही साथ ये जो इतने ज्यादा बिगड़े हुए रिलेशन है ईरान और यूएसए के, यही आज के टाइम में मेन कारण है कि ईरान में जो हाल में हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके लिए कई लोग ऐसा मान रहे थे ईरान के कि ये सब करवाया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज खासकर से यूएसए द्वारा। इसके अलावा इनने बताया कि पाकिस्तान को यूएसए कई सालों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे चुका है अफगानिस्तान के मामले में सपोर्ट के नाम पे या फिर बाकी किसी रीजन की वजह से। और वाकई में यूएसए ने दिया भी है, लेकिन जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उनने ये जो सारे एड यूएसए हर साल देता था पाकिस्तान को उसको सस्पेंड कर दिया था। और फिर दोबारा जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने यूएसए के तो उनने फिर से देना शुरू किया है पाकिस्तान को। हाल में ही 450 बिलियन यूएस डॉलर की एड प्रोवाइड की गई है पाकिस्तान को, उसके पास जो यूएसए के F-16 है उसको अपग्रेड करने के लिए। साथ ही साथ अभी जो फ्लड आया था पाकिस्तान में जिसने काफी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, उसमें भी सपोर्ट करने के लिए यूएसए ने काफी ज्यादा एड प्रोवाइड कर चुका है पाकिस्तान को। तो इसके बारे में भी ये बताती हैं अपने एडिटोरियल में। फिर जिम्बाब्वे के बारे में ये बताती है कि जिम्बाब्वे लगातार यूएसए के अगेंस्ट में वोट करता आ रहा है यूएन में, लेकिन फिर भी यूएसए को पैसा देता रहता है बिना किसी वजह के। असल जिम्बाब्वे का अगर आप लोग देखो ना तो जिम्बाब्वे 1990 से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट या फिर करप्शन होने की वजह से कर्ज लेना शुरू करता है और धीरे धीरे ये कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसके ऊपर, जिसको चुका पाने में वो सक्षम नहीं रहता। इसीलिए धीरे धीरे वो पूरी तरीके से दूसरे कंट्रीज द्वारा दी गई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर डिपेंड होने लगता है। बहुत टाइम से यूएसए जिम्बाब्वे को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ जिम्बाब्वे में जो करप्शन था, जो ह्यूमन राइट वायलेशन था जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट द्वारा, उस पर भी सवाल उठाने लगता है। इसीलिए फिर जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट यूएसए के अगेंस्ट में हो गई और उसके बाद से फिर जिम्बाब्वे ने यूएन में लगातार यूएसए के अगेंस्ट में वोट करना शुरू किया। यूएसए ने काफी ज्यादा जिम्बाब्वे के इंडिविजुअल और कंपनीज जो है उनपे सैंक्शन भी लगा रखे हैं। तो जिम्बाब्वे से भी यूएसए के जो रिलेशन है वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इसके अलावा चाइना से जो यूएसए के प्रॉब्लम है वो तो एक खुली किताब की तरह है, सब उसके बारे में जानते हैं। सुप्रीमेसी की लड़ाई है बहुत पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लेवल पे, साथ ही साथ मिलिट्री सुप्रीमेसी की भी लड़ाई है। हालांकि चाइना को अभी मिलिट्री सुप्रीमेसी अचीव करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा।
कुल मिला के वर्ल्ड का नया लीडर कौन होगा उसके लिए लड़ाई है दोनों के बीच में। उसके बाद भी ये कहती हैं कि यूएसए क्लाइमेट चेंज के नाम पे या फिर किसी और नाम पे, हाल में जो कोरोना आया था उसके बाद भी यूएसए ने लगातार एड प्रोवाइड किया है चाइना को। फिर बेलारूस के बारे में ये कहती हैं कि बेलारूस वन ऑफ द मोस्ट अलाइड कंट्री है रशिया की, लेकिन उसके बाद भी यूएसए उसको पैसा देता रहता है जो कि यूएसए को नहीं देना चाहिए। इनका अगर मैं खुद का स्टेटमेंट रिपीट करूं तो ये कहती हैं, अ स्ट्रॉन्ग अमेरिका डज नॉट पे ऑफ द बैड गाइज। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये कहते हैं कि ये अगर प्रेसिडेंट बनी तो इसको ये बंद कर देंगी ना। इसके अलावा अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें अगर हम लोग देखें तो उसमें एक नाम था विवेक रामास्वामी का भी। ये भी इंडियन ओरिजिन के ही है और एक एंटरप्रेन्योर है अमेरिका में। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये जो सारी रिक्वायरमेंट होते हैं उसको फुलफिल नहीं करते हैं, इसीलिए चांसेस कम है कि रिपब्लिकन पार्टी इनको अपने कैंडिडेट के रूप में चुने। इनके बारे में मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हो गए या फिर ये निकी हेले हो गई या फिर कमला हैरिस हो गई, ये तो केवल यूएसए में हो गई। इसके अलावा इस तरीके के बहुत से इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो आज के टाइम में वर्ल्ड में दुनिया भर की कंट्री में पावर की पोजीशन होल्ड करते हैं। पिछले कुछ सालों में अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, एंटरटेनमेंट हो गया या फिर बिजनेस लाइन में हो गया, सिर्फ इंडियंस के नाम ही हम लोग को सुनाई दे रहे हैं। बहुत से पोस्ट आप लोग ने देखे होंगे दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसमें बताया गया कि कैसे इंडियन ओरिजिन के लोग ही दुनिया भर की जो कंपनीज है बड़ी बड़ी उनके हेड है, उनके सीईओ या फिर चेयरमैन है, वो तो सिर्फ एक दो गिने चुने नाम जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके नाम बताते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनके अगर आप लोग देखोगे तो इस समय इंडियन ओरिजिन के ही हेड मिलेंगे। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की ही अगर हम लोग बात करें तो इस समय 200 इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो है वो 15 कंट्रीज में लीडरशिप पोजीशन में है। ये लोग लॉ मेकर यानी कि इंडिया में जैसे एमपी होते हैं वो हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट तक भी कई लोग पहुंचे हैं। इनमें से सिर्फ टॉप के लेवल तक जो लोग हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले आप लोग ने सुना होगा ऋषि सुनक, हाल में ही यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिर मोहम्मद इरफान अली है, ये गुआना के प्रेसिडेंट है। उसके बाद एंटोनियो कोस्टा है, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर, ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके बाद है मॉरिशियस के दोनों प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी। मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर का नाम है रविंद्र जुगनाथा और प्रेसिडेंट का नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपुन। फिर चंद्रिकेश प्रसाद संतकोशिया जो कि सूरीनेम कंट्री के प्रेसिडेंट है। ये सब वो लोग हैं जो कि कंट्री को हेड कर रहे हैं, टॉप के पोजीशन पे है कंट्री के। इसके अलावा भी कई लोग हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 200 इंडियंस ओरिजिन के लोग ऐसे हैं जो कि पावर की पोजीशन होल्ड करते हैं 15 डिफरेंट कंट्रीज में। कुछ इंपॉर्टेंट डेप्यूटीज की पोजीशन पे पहुंचने वालों लोगों की बात करें तो कमला हैरिस हम लोग जानते हैं यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है। फिर भारत जागदेव है गुआना के वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद लियो वराडकर जो कि तनाइस्ते हैं आयरलैंड के। तो पिछले कुछ सालों में इस मामले में इंडियन ओरिजिन के लोगों ने काफी ज्यादा नाम कमाया है। आप लोग अगर सर्च करो ना गूगल पे तो कई ऐसे आर्टिकल आप लोग को लिखे मिल जाएंगे जिसका टॉपिक यही है कि व्हाई इंडियंस आर सो मच सक्सेसफुल इन फॉरेन कंट्रीज। और ऐसा नहीं है कि ये सारे आर्टिकल इंडियंस ने ही लिखे हैं, बाकी जो फॉरेनर्स हैं उनके द्वारा भी लिखे कई आर्टिकल आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा चेंज है जो कि बहुत ज्यादा दिख रहा है सबको। वो होता है ना जब कोई चीज बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे होने लगे तो वो किसी भी नजरों से बचता नहीं है, वैसे ही कुछ हो रहा है इस मामले में। और इसके अलावा हाल में ही क्या हुआ है कि जो बाइडेन जो है यूएसए के प्रेसिडेंट, उनने अजय सिंह बांगा जो कि मास्टर कार्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, 2016 में इनको पद्मश्री भी दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नॉमिनी अनाउंस किया है। और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो एक तरीके से ट्रेडिशनली यूएसए ही अनाउंस करता है और कोई अपना नॉमिनी नहीं भेजता है। तो अगले वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट होने हैं वो अजय सिंह बांगा होने हैं। और उसके बाद आप लोग खुद सोच के देखो कि क्या सिचुएशन होगी। पाकिस्तान के ऊपर है वर्ल्ड बैंक का कर्ज और पाकिस्तान चाहता है इसको रिस्ट्रक्चर कराना। और जब अजय सिंह बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो इसके लिए फिर पाकिस्तान को एक इंडियंस को ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए कई न्यूज आर्टिकल जो कि काफी ज्यादा एग्जेजरेट करके इस चीज को दिखाते हैं वो इस चीज को लिख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है अजय सिंह बांगा से। इसके अलावा अगर हम लोग पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस की और बात करें तो देखो क्या होता है ना कि इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। एक तरीके से तो बहुत इंडियंस इस बात पे खुश हो रहे होंगे कि ये अच्छी बात ही है, पाकिस्तान को एड नहीं मिलेगा यूएसए से। जैसे ट्रंप ने पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया था वैसे ही आगे भी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद होगा क्या उसको सोचो आप लोग। पाकिस्तान को तो पैसा चाहिए होगा, वो फिर और ज्यादा चाइना से पैसा मांगेगा या तो लोन के रूप में या फिर चाइना को कुछ अपने रिसोर्स सेल करके, जिसके चलते पाकिस्तान और भी ज्यादा डिपेंडेंट होता जाएगा और एक तरीके से कठपुतली की तरह बनता जाएगा चाइना के हाथ में। इसके बाद जैसे चाइना चाहेगी वैसे पाकिस्तान रन करेगा। और ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस है कि चाइना पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज को भी जिनको उन लोग ने लोन दे रखा है जो कि इंडिया की नेबर कंट्रीज हैं उसको इस्तेमाल करें इंडिया के अगेंस्ट में। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, हाल में ही यूएसए के जो एसओएस यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका ये स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि यूएसए बहुत ज्यादा कंसर्न है
है कि चाइना ने जो लोन दे रखा है सारी कंट्रीज को, उसका इस्तेमाल ये ना करे इंडिया के अगेंस्ट में। इसके अलावा अगर यूएसए पैसा देना बंद कर देता है तो पाकिस्तान और भी ज्यादा कमजोर होता जाएगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और भी ज्यादा कमजोर होती जाएगी, और हो सकता है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी ना कर पाए किसी बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में। जैसा कि मैंने हाल में ही एक वीडियो बनाया था कि कैसे आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान जो है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है इस एरिया में, साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में। तो ऐसा ना हो कि पूरा जो कंट्री है पाकिस्तान वही हाईजैक कर लिया जाए इसके द्वारा। इससे भी इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जब बगल में टेररिज्म एक्टिविटी बढ़ेगी तो कुछ शोर तो इंडिया में भी सुनाई देगा, जाहिर सी बात है। इंडिया में भी उसके बाद हो सकता है जो टेररिस्ट अटैक है वो ज्यादा देखने को मिले। इन्हीं सब कारणों की वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि कोई और करे या ना करे, एंड में इंडिया को इनमें हेल्प करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, और इसको इसका ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इससे बेल आउट कराना पड़ेगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही एस जयशंकर जी ने ये बोला था कि नहीं, इंडिया जो है वो हेल्प नहीं कर पाएगा पाकिस्तान की, लेकिन रिसेंटली फॉर्मर रॉ चीफ अमरजीत सिंह दौलत ने ये कहा है कि मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो बेल आउट कराएगा पाकिस्तान को, और इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो ये कि इन दिस ईयर माय हंच इज मोदी जी विल बेल आउट पाकिस्तान। इसके अलावा ये कहते हैं कि इंडिया को ईरान, रशिया, चाइना का जो एक्सेस बनता हुआ दिख रहा है इससे भी बहुत ज्यादा कंसर्न रहने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है। तो कुल मिला के जो पिक्चर निकल के सामने आ रही है उससे बहुत ज्यादा ये बात क्लियर है, पाकिस्तान की हालत अगर नहीं सुधरती है तो इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स इंडिया में भी दिखने को मिलेंगे। और जाहिर सी बात है हमारे घर के बगल में ही जब हल्ला होता है तो उसका शोर हमारे घर में भी सुनाई देता है। अब नेबर्स तो बदले जा नहीं सकते, ऐसा तो बोला जा नहीं सकता पाकिस्तान को कि आप थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाओ, रशिया को इधर आने दो। इसीलिए इतनी सारी बदतमीजी के बाद भी, पाकिस्तान के इतने ज्यादा अटैक के बाद भी इंडिया पे हो सकता है इंडिया को हेल्प करनी पड़ जाए पाकिस्तान की। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। बाकी आपको क्या लगता है मेरे को बताइएगा कमेंट में, इंडिया को ऐसा करना पड़ेगा या इंडिया ऐसा करेगा कि नहीं। और इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।